सर हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली वैल्यू ऑफ सप्लाई है। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन है ना, ऐसा हो सकता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई और आईटीसी और एग्जेम्पशन मिलकर है। ठीक है, जो आपका पहला सवाल होता है ना जीएसटी के अंदर, पहला सवाल होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6, 7, 8 आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, तो जो छठा क्वेश्चन होता है उसमें हो सकता है कंपलसरी क्वेश्चन ये होगा। 6 नहीं होता, सॉरी, 5, 6, 7, 8 होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से आपका जीएसटी का सेक्शन शुरू हो जाएगा, और जब पांचवा क्वेश्चन होगा वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होगा। ऐसा हो सकता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के उसमें पॉइंट। दूसरा वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसा हो सकता है ये इंडिपेंडेंट भी आता। पहले तो इंडिपेंडेंट आता था, ये स्टार्टिंग के 2-3 अटेम्प्ट में तो ये इंडिपेंडेंट भी आया, जिसमें आपका जो स्टैंडर्ड लिस्ट प्राइस डिस्काउंट ये सारी चीजें होती थी, बड़ा ही आसान क्वेश्चन 5 नंबर का। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि मर्ज होकर आए, और ये मर्ज होकर आएगा तो किससे मर्ज होकर आएगा, आईटीसी और एग्जेम्पशन। ठीक है बच्चे, पॉइंट वही रहेंगे, लेवल वैसे ही रहेगा, लेकिन वैसे मर्ज होने के चांस है। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर हमारा क्या आएगा, थ्योरेटिकल आएगा, प्रैक्टिकल आएगा। प्रैक्टिकल आएगा आपका, और सबसे बढ़िया बात अगर ये हो जाए, अगर आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है अगर अलग से क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कुछ गड़बड़ हो। ठीक है जी। तो आइए, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर हम लोग, सर होता क्या है टेक्निकली, एक सेलर यानी कि जब एक सप्लायर रेसिपिएंट को गुड्स देता है, तो सेलर, मुझे आप बताइए, वैल्यू ज्यादा से ज्यादा इनवॉइस पे डालना चाहता है, कम से कम, कम से कम, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा वैल्यू होगी तो उस पर जीएसटी भी ज्यादा लगेगा। तो सरकार का ये बहुत जरूरी था कि वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर रूल लगाए कि भाई तूने जो भी बेचा है उसकी वैल्यू तुम नहीं, हम डिसाइड करेंगे। हालांकि मैं बेचूंगा कितने पे वो तो मेरी मर्जी है, लेकिन क्या हो जाता है मैं उसको ब्रेक कर देता हूँ बहुत चीजों में, कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो सरकार बेसिकली बताएगी क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, ये सारी बात है। वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर मैं बात करूं सेक्शन 15 के अंदर है बच्चे, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, 15 सबसेक्शन 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 सबसेक्शन 2 आपको पता होगा इंक्लूजन्स की बात करता था। उसके बाद 15 सबसेक्शन 3 एक्सक्लूजन्स की बात करेगा, जो कि डिस्काउंट होता था। 15 सबसेक्शन 4 आपको ये बोलेगा कि भाई साहब अगर तुमसे नहीं निकल रहा ना तो वैल्यूएशन रूल रेफर कर लो। और 15 सबसेक्शन 5 बोलेगा सरकार कुछ चीजों का वैल्यू खुद से बताएगी, जैसे कि पेट्रोल हो गया, कुछ हो गया। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, कई चीजों की वैल्यू इतनी फ्लक्चुएट होती है, सरकार कहती है मेरे को भरोसा नहीं है भाई साहब तुम्हारी वैल्यू पे, मैं बताऊंगा तुमने कितने की बेची। ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए एक बार समरी में कितने सबसेक्शन है, 15 सबसेक्शन 1, 15 सबसेक्शन 2, 3, 4, 5। आपको ये एग्जाम में लिखकर आने, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 15 सबसेक्शन 1 सबसे आसान है, सीधी सी बात है, मेरी दुकान है, आप कपड़ा खरीदने आए, मैंने आपको 500 रुपए का बेच दिया, तो 15 सबसेक्शन 1 है, किसी को 500 का बेच रहा हूँ, किसी को 600 का, 700 का बेच रहा हूँ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी जी, ट्रांजैक्शन वैल्यू। मेरी दुकान, मेरी मर्जी, मेरे को जिस प्राइस पे बेचना है मैं बेच सकता हूँ। तो सरकार भी यही कहती है कि 15 सबसेक्शन 1 क्या कहते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर हम वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं वैसे, क्योंकि इसी वैल्यू के ऊपर मुझे जीएसटी लगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कह सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि सर जीएसटी की जो लायबिलिटी होती है वो कैसे निकलती है बच्चे, वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ जीएसटी। और अगर आपका रेट आपने देखा हुआ परसेंटेज में, आपने चार्ज वाले सेक्शन में देख लिया, गुड्स के ऊपर अलग रेट होता है, सर्विस पे अलग रेट होते हैं, तो उसको एड वलरम बोला जाता है। एड वलरम बेसिस, परसेंटेज बेसिस को क्या बोला जाता है, एड वलरम। ठीक है जी। अच्छा, तो सर बेसिकली जीएसटी निकालने के लिए बहुत जरूरी है वैल्यू निकालना। रेट हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन वैल्यू क्या है वो हम लोग सीख रहे हैं सेक्शन 15 में। और वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है बच्चे, गुड्स और सर्विसेज में ट्रांजैक्शन वैल्यू। सीधी सी बात, मैंने आपको जितने का बेचा वो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, सरकार कहती है। लेकिन इतना आसान भी नहीं रहेगा, दो कंडीशन रहेंगी। पहली कंडीशन क्या थी बताइए, दोनों के दोनों अनरिलेटेड होने चाहिए, एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। वेरी गुड। क्योंकि सर जी अगर मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूँ, आपने मुझे 100 रुपए दिए और साथ में ये रिमोट दे दिया, तो वैल्यू तो ऐसे वैल्यूएशन रूल पे जाना पड़ जाएगा, क्योंकि प्राइस नहीं मिला ना मुझे सिर्फ, समझ रहे हो। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन वैल्यू आप लेते हो तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दोनों के दोनों अनरिलेटेड होने चाहिए, एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। मेरा आपसे सवाल, इफ बोथ द कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड तो क्या होगा, वैल्यूएशन रूल्स अंडर चैप्टर 4। अगर आप याद कर लोगे, पेपर में लिख दोगे तो बहुत बढ़िया बात है। इससे रिलेटेड एक बात बोलूंगा कि आप जब ये चैप्टर कर रहे होगे तो रिलेटेड पर्सन की हमने डेफिनेशन करी थी, याद है, फैमिली आपस में, तो ये ध्यान रखना, इधर वो रेफरेंस चलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन,
ये हम लोगों ने सप्लाई चैप्टर के अंदर देखा था कि कंसिडरेशन में क्या क्या आ रहा होता है, ठीक है। तो वो इस चैप्टर में किसी क्वेश्चन पे नहीं होगा, पर जब मैं वहां जाऊंगा कंसिडरेशन में डिस्कस करूंगा, यहाँ मैंने रेफरेंस के लिए लिख दिया कि यहाँ पे भी जरूरत पड़ जाती है। 15 सबसेक्शन 1 क्लियर है। 15 सबसेक्शन 1 कहता है भाई साहब ट्रांजैक्शन वैल्यू है, दो कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, दोनों के दोनों अनरिलेटेड होने चाहिए और प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। 15 सबसेक्शन 2 बेसिकली जो दुकानदार है ना वो सामान बेचता है, उस सामान को बहुत चीजों में बांट देता है। जैसे मान लो मैं तुम्हें आईफोन बेच रहा हूं, मैंने कहा आईफोन 50,000 का, उसका जो पैकिंग है वो 10,000 का, उसका जो चार्जर है वो 2,000 का, ठीक है। ऐसे करके मैं तोड़ रहा हूँ। आपके घर तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्टेशन 1,000 सरकार कहती है, ये सब मत खेलो आप। सरकार कहती है बेचने से पहले, यानी कि तुम्हारे घर पहुंचाने से पहले जो भी खर्चा है वो सारा का सारा गुड्स की वैल्यू में या सर्विसेज की वैल्यू में ऐड, तो वो हमारा स्टार्ट हो जाता है 15 सबसेक्शन 2 वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स में बेटे सर अगर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हमें सबसेक्शन और ये क्लॉज भी लिखना है, बिल्कुल लिखना आप, आपको बिल्कुल लिखना है। 15 टू ए, 15 टू बी, 15 टू सी, 15 टू डी एंड 15 टू, याद आ रहा है कुछ कुछ, ठीक है। ए बी सी डी सबसे पहला बस इंक्लूड से ही स्टार्ट हो, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स, मेरे को आप एक बात बताइए, मैं आपको एक चीज बेच रहा हूँ तो उसके ऊपर जीएसटी तो लगता है, तो वैल्यू के अंदर जीएसटी भी जोड़ दूं? जीएसटी निकालने के लिए जीएसटी जोड़ दूं? नहीं। लेकिन और कोई टैक्स, मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूं, सरकार मेरे ऊपर लगा रही है कोई म्युनिसिपल टैक्स या कुछ भी, ठीक है, तो वो जोड़ूंगा? जोड़ूंगा, ठीक है। जैसे सपोज करो मान लो आप सारे क्लाइंट्स हो और मैं आपको टैक्स की सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो तुम्हारे बिहाफ पे मैंने सरकार को टैक्स पे कर दिया, तुमको टैक्स की कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तुम्हारा जो भी टैक्स है मैं पे करूंगा ना वहां पे, लेकिन उसके बाद तो रिसीव करूंगा तुमसे। तो मैंने 1 करोड़ का टैक्स पे करा, 50 लाख मेरी सर्विस, में बिल कितने का बनाऊंगा? 1 करोड़ प्लस मेरी सर्विस 50 लाख, 1.5 करोड़। मेरे को बता दो जीएसटी किस पे लगेगा? पूरे डेट पे लगेगा भाई साहब, ठीक है। कोई बाइफरकेशन या वो नहीं है। तो बेसिकली कोई भी सबसे पहला 15 टू ए इंक्लूड्स टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, चार्जेस अंडर एनी अदर लॉ, लेकिन इस यानी कि म्युनिसिपल कोई भी टैक्स होगा बेटा, ठीक है। लेकिन आप किसको बाहर कर दोगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, जितने भी टैक्सेस है उसको आप बाहर कर दोगे। मुझे बताइए क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आपको याद होगा मैंने कुछ बात करी थी आपके साथ, टीसीएस। अब तो तुम टीसीएस जानते हो, ठीक है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ 100 रुपए का है, और फिर मैं बोलता हूँ 5 रुपए टीसीएस और लूंगा तेरे से, तो जीएसटी 105 पे लगाऊं? टीसीएस इज नॉट टू बी, अब आपको रिलेट हो रहा ना पूरा का पूरा? आइए म्युनिसिपल, वो इनकम टैक्स भी हो सकता है, कोई भी टैक्स हो सकता है। आपके बिहाफ पे मैंने सारे टैक्सेस पे करे, नॉट नेसेसरली म्युनिसिपल टैक्स, इनकम टैक्स, ये वाला। और टेक्निकली ये वाले इसलिए नहीं है क्योंकि यही तो मैं निकाल रहा हूँ, तो इसको कैसे जोड़ूंगा, इसलिए इसको बाहर कर। बताइए क्लियर है? 15 टू ए क्लियर है? 15 टू बी, एनी अमाउंट दैट सप्लायर इज लायबल टू पे। मान लो मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो, आई एम लायबल टू पे समथिंग। मान लो यहाँ का जो रेंट है, ठीक है, इन रिलेशन टू सच सप्लाई, तो यही सप्लाई जो मैं कर रहा हूँ इसी से रिलेटेड, ठीक है। बट इट हैज बीन इनकर्ड बाय, देखो सीधी सी बात है, मेरी दुकान पर है, मैंने आपको सामान बेचा 5,000 का, आप मुझे 5,000 दे रहे थे, मैंने कहा छोड़ो ना भाई साहब, मुझे क्यों दे रहे हो 5,000, मैंने साथ वाली दुकान में 5,000 देना, उसको दे दो। तो टेक्निकली मैंने तो रिसीव ही नहीं करा, तो मैं बोल रहा हूँ वैल्यू तो कुछ है ही नहीं। पर सरकार क्या बोल रही है, चाहे वो पैसा मुझे मिले, चाहे वो, क्योंकि मेरी ऑब्लिगेशन किसी थर्ड पर्सन को थी, आपने उसको दी, तो भी वो ऐड हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है इन रिलेशन टू, क्योंकि मैं तुम्हें बेच रहा हूं तो मैंने कुछ खरीदा होगा, और जो मैंने खरीदा होगा वो मैंने अगर पे नहीं करा, उसको तुम पे कर रहे हो, तो वैल्यू जुड़, सो उसका कोई नेक्सस भी होना चाहिए उस सप्लाई से। हाँ जी, ये इसमें 15 बी में तो नहीं लिखा होगा, चलो एक बार देख लेंगे, दिखा दिया होगा, ठीक है। मुझे बताइए 15 टू सी, चलो एक बार अभी इसको मार्क कर लो, एक बार ये सुन लो, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। 15 टू सी, मुझे आप बताइए, आपको कुछ सामान चाहिए, आपको चॉकलेट चाहिए, मैंने बोला मिल जाएंगी जी, 50 रुपए की चॉकलेट है स्टैंडर्ड, आपने कहा नहीं मुझे पिंक कलर चाहिए, आई मीन चॉकलेट का पिंक कलर नहीं, आपको रैप जो करना है उसको पिंक करना, मैंने पिंक कर दिया। उसके बाद आपने बोला उस पर रिबन भी लगा होना चाहिए, समझ रहे हो। उसके बाद आपने बोला उस पर ग्लिटरी भी लगा दो, वो चमकना चाहिए पूरा। फिर आपने बोला उस पर सेंट लगाओ एकदम। क्या लगा, तो बेसिकली मैंने कहा सब लग जाएगा जी, आप कस्टमर हो जो बोलोगे हो जाएगा, लेकिन मुझे बता दीजिए, मैंने कहा प्राइस बढ़ जाएगा, मुझे बता दो जीएसटी किस पे लगेगा। ये सारी चीजें जो मैंने करी उससे भी लगेगा या नहीं लगेगा। अब आपका दिमाग वहां ले जाता हूँ, कंपोजिट या मिक्स सप्लाई। अब आपको क्या लग रहा है, ये कंपोजिट है या मिक्स्ड है। ये कंपोजिट है, क्योंकि डोमिनेंट तो इतना कुछ वो है नहीं, और वो नेचुरली क्योंकि वो चॉकलेट बिक रही है इसलिए उसके साथ हो रहा है, तो नेचुरली बंडल्ड है। तो रेट भी कौन सा पकड़ लूंगा, चॉकलेट का पकड़ लूंगा, रादर देन ग्लिटरी लगाना, पैकिंग लगाना, वो सब नहीं चल रहा होता। यहाँ के लिए रेलिवेंट नहीं है, पर मैंने बोल दिया फ्लो में। मेरे को आप बता दीजिए 15(2)(c) में इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लाइक इंस्टॉलेशन, ठीक है, कमिश्निंग, कमिश्निंग वही होता है कि इंस्टॉल करना, कमिश्निंग होता है, पैकिंग चार्ज बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट। और ये कुछ नाम लिखे हुए थे, कहीं आप पेपर में सोचो यार ये नाम नहीं पता लग रहे, तो इसलिए इंस्पेक्शन, पेमेंट, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, डिजाइनिंग चार्जेस, ये सारे। क्लियर है बच्चे। अच्छा सर, मैं ना इनवॉइस में इनका नाम अगर अलग अलग से लिख दूं तो जीएसटी नहीं लगेगा, लगेगा। तो चाहे आप अलग से लिखो चाहे आप टोटल लिखो, ये वाली चीजें वैल्यू में जुड़नी है। 15(2)(a) कौन सा था। सारे के सारे टैक्सेस ऐड होंगे, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग टीसीएस। 15(2)(b) जो भी सप्लायर की लायबिलिटी है इन रिलेशन टू दिस सप्लाई, जो कि रेसिपिएंट पेड कर देगा थर्ड पर्सन को, वो भी ऐड हो जाएगा। 15(2)(c) इंसिडेंटल खर्चे जो भी, जैसे सपोज करो मैंने आपको सामान बेचा, लेकिन उसका ट्रक का खर्चा मेरे ऊपर ही है, क्योंकि आप यूपी में रहते हो, आपने कहा सर आप ही भिजवा दो, तो भी तो इंसिडेंटल खर्चा है ना, क्या वो वैल्यू में जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ जाएगा। 15(2)(d) इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड। लोग बेटे बहुत स्मार्ट है, लोग पता क्या कहते हैं, लोग कहते हैं देख मैं तेरे को ये जो मोबाइल है ना ये 5 रुपए का बेच देता हूँ, और फिर ना क्रेडिट पीरियड दे दूंगा 1 महीना, और अगर तूने लेट करा तो पर डे 50,000 रुपए की पेनल्टी है। तुम कितने दिन डिले कर देना, 2 दिन डिले कर देना, फिर तुम मुझे 2 दिन के हिसाब से 1 लाख रुपए दे दोगे, तो 5 रुपए का तो गुड्स गया, उस पर जीएसटी और इंटरेस्ट पे कुछ है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने क्या बोल दिया, अगर मैंने आपको कुछ बेचा उसके ऊपर अगर मैं कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं, तो जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इट विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। बस आपको इतनी बात बोल देता हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई में इसका जो इंटरेस्ट का होता था, उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आता था, व्हेन यू रिसीव द इंटरेस्ट। कुछ कुछ याद आ रहा है ना टाइम ऑफ सप्लाई। तो एज्यूम और इसमें आप लोगों ने अगर अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन करे हैं तो हमने देखा होगा इंटरेस्ट टोटल दिया होता है, तो इंस्टीट्यूट क्या एज्यूम करते थे, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो अगर मान लो इंटरेस्ट मिला 1800, तो मैं अगर एज्यूमिंग 18% जीएसटी, तो वो 118 है, तो 100 कितना है, तो वैल्यू आ जाएगी उस पर 18%। बताइए क्लियर है बात। लास्ट में था 15(2)(e) सब्सिडी। भाई साहब जैसे सिलेंडर अगर मैं आपको बेचता हूँ, तो आपको पता है अगर जो सिलेंडर बेचती है कंपनियां, वो आपसे अगर 500 ले रही है, तो उनको उसको सरकार 300 दे रही है। तो अगर मैं सिलेंडर की कंपनी हूँ, मैं आपको 500 रुपए बेच रहा हूँ, और सरकार मुझे कह रही है मैं तुम्हें सब्सिडी, सब्सिडी किसको मिले, मेरे को या आपको, आपको मिल रही है टेक्निकली, ठीक है, क्योंकि सरकार कह रही है सस्ते में बेच रहे तू, ठीक है, मैंने आपको 500 बेचा, मुझे बताइए मेरे को जो भी पैसा मिल रहा है 300 मिल रहा है, क्या उस पर ऐड होगा या नहीं होगा। गवर्नमेंट है तो गुड, आपको पता है तो अच्छी बात है ना। तो सब्सिडी अगर तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है तो इंक्लूड नहीं होती है, और अगर सब्सिडी अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट वेदर इट बी एनजीओ तो इंक्लूड होती है। बस कनेक्शन पॉइंट ये है कि सब्सिडी शुड बी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस ऑफ द गुड्स, क्योंकि मैं इस चीज को 50 का बेचता हूं, मैं अगर 30 का बेचूंगा तो मुझे 20 रुपए मिल रहा है। आप अगर मेरे को लैंड एंड बिल्डिंग सस्ती प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सब्सिडी टू मी, क्योंकि मैं तुम्हें बेच रहा हूँ सस्ते में, मेरे को लैंड मिल रहा है, तो क्या लैंड विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई, नहीं, बिकॉज इट्स नॉट लिंक टू प्राइस। बताइए क्लियर है। तो एक बार मुझे बता दो 15(2)(b) कौन सा था, इंटरेस्ट। 15(2)(c) कमीशन एंड इंसिडेंटल एक्सपेंस। 15(2)(e) करेक्ट।
वेरी 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 गुड सर, सारी चीजें हमने इंक्लूड देखी है, उसके बाद हमें क्या देखना है, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, जिंदगी भर हम लोग एक चीज मांगते हैं, वो क्या होता है बेटा, डिस्काउंट। तो बेसिकली अगर तो तुम दुकान पे गए और तुमने उसी टाइम डिस्काउंट की बात करी और उसने वैल्यू को कम कर दिया, यानी कि डिस्काउंट इज गिवन एट और बिफोर दी सप्लाई, मतलब जब सामान खरीद रहे हो वहीं के वहीं डिस्काउंट हुआ, तो वो रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। लेकिन अगर वो डिस्काउंट बाद का है तो फिर सर कुछ देखना पड़ता है। तो पहली बात कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ता है, चीजें देखते हैं 15 सबसेक्शन 3, वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूड्स डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट कर रहा हूं मैं पहले, बिफोर और एट द टाइम ऑफ। तो बेसिकली अब दुकान पे ही डिस्काउंट मिल जाता, इफ डिस्काउंट हैज बीन रिकॉर्डेड इन, सर 5,000 का सामान है, मैंने उसमें से 500 का डिस्काउंट दे दिया, मैंने इनवॉइस पे ही लिख दिया, आ गया 4500, तो जीएसटी किस पे लगेगा, और अगर मैं सीधा 4500 लिख दूं तो 4500। तो बेसिकली ये तो ऐसी बात है, रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, समझ रहे हो, या तो मैं इनवॉइस पे लिख दूं या मैं नेट करके लिख दूं। आपको क्या लग रहा है बिजनेस में क्या करता हूँ, लिख के करेगा ना तो उसको कंट्रोल रहेगा लाइफ में, किसको डिस्काउंट दिया था किसको नहीं दिया था, समझ रहे हो, वो डेटा रहेगा मेरे पास, तो वो पूरा लिखता। एक डिस्काउंट होता है बच्चे, एक तो हो गया जो सप्लाई से पहले हो गया, एक डिस्काउंट हो गया जो सप्लाई के बाद हो गया। क्या बाद में भी जो डिस्काउंट दिया, मतलब मैंने तुम्हें बेच दिया पर मैं डिस्काउंट बाद में दे रहा हूँ, क्या वो भी माइनस हो जाता है, वो भी वैल्यू में से माइनस हो जाता है, हो जाता है, वैल्यू में से माइनस हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है, यानी कि ये जो पॉइंट नंबर बी है, आफ्टर दी सप्लाई हैज टेकन प्लेस, आपने डिस्काउंट दिया है आफ्टर दी सप्लाई हैज टेकन प्लेस, ये भी माइनस हो जाएगा इफ डिस्काउंट इज एज पर दी एग्रीमेंट होना चाहिए, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं होगा माइनस। दूसरी कंडीशन मैंने एंड लिखा हुआ है, देखिए एंड में क्या लिखा है, आईटीसी ऑन सच डिस्काउंट हैज बीन रिवर्स्ड बाय, आपको याद आ रही है कुछ कुछ कहानी, मैंने आपको वॉल्यूम डिस्काउंट दिया पहले, तो मैंने ज्यादा पे चार्ज कर दिया, और एग्रीमेंट पहले से ज्यादा खरीदोगे तो ज्यादा इन फ्यूचर डिस्काउंट करवा दूंगा, ठीक है, पर जब मैंने आपको पहली बार इनवॉइस रेस करा होगा तब तो ज्यादा पे होगा, तो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा, आपका आईटीसी ज्यादा, लेकिन आपने अपने टारगेट से अचीव कर दिए इन टर्म्स ऑफ परचेज, तो मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, वो डिस्काउंट इज लिंक टू ऑल द इनवॉइसेस, नॉट अ लंप सम। तो ये दिख रहा है, ये मैंने डिस्काउंट इज लिंक टू द रेलिवेंट इनवॉइस। तो अब मैंने निकाला कि भाई 100 बिल इशू कर चुका था, हर बिल पे मान लो 2000 का डिस्काउंट है, तो जो भी डिस्काउंट है, पर सर वैल्यू तो पहले निकल चुकी है, तो सरकार कह रही है कोई बात नहीं, अभी भी रिड्यूस हो जाएगा, बस कंडीशन क्या है, एक तो तुम्हारा एग्रीमेंट होना चाहिए था, पहले दिखाओ किस डेट का एग्रीमेंट है, दूसरा वो बंदे ने आईटीसी ज्यादा ले लिया होगा तो उसको रिवर्स करवाओ पहले, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो कम हो जाए सप्लायर की, पर उधर रेसिपिएंट ज्यादा आईटीसी लेके बैठा हो, कैन बी, ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। बताइए बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? ये मैंने नाम लिखे हुए हैं कि ये कौन से उसमें होता है, पीरियोडिक डिस्काउंट हो गया, महीने के एंड में देखेंगे जी क्या डिस्काउंट देना, ठीक है, ईयर एंड डिस्काउंट हो गया, साल के एंड में देख रहे हैं, या फिर क्या हो गया आपका वॉल्यूम, हम लोगों ने क्लास में एग्जांपल वॉल्यूम वाला लिया। हाँ जी, एग्रीमेंट पहले होना चाहिए भाई, कि अगर तूने इतना परचेज करा तो तेरे को इतना डिस्काउंट। चलिए मैं दोबारा से एक बार फ्लो में इस चीज को बोलता हूँ, तो बेसिकली अगर डिस्काउंट बाद में भी दे रहा हूँ तो भी माइनस हो जाता है, दो कंडीशन होती है, पहला एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा आईटीसी रिवर्स होना चाहिए। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, क्रेडिट नोट के थ्रू एग्जीक्यूट कर दूं, बिल्कुल कर सकते हो, क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा, और क्रेडिट नोट जिस भी महीने में इशू करूंगा उस महीने की रिटर्न में दिखा दूंगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, क्रेडिट नोट कैन ऑल्सो बी इशूड फॉर द डिस्काउंट मेंशन्ड अबव। अच्छा, अगर कोई डिस्काउंट ऐसा है जो कि, जैसे मैंने तुम्हें सामान बेचा, वो सामान सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का निकला, तुमने फोन करा सर मैंने आपसे फर्स्ट टाइम खरीदा, इतना खराब निकला, मैंने कहा सर टेंशन मतलब मैं आपको डिस्काउंट दे दूं, हो सकता है ना, अब कम हो जाएगी क्या वैल्यू, ये कोई एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं है, समझ रहे हो, चाहे मैं आईटीसी रिवर्स करवा दूं तुमसे, पर ये एग्रीमेंट थोड़ा है मेरा, वैल्यू पे डिस्काउंट होगा जीएसटी, एग्जैक्टली, तो मैं वैल्यू कम करूंगा। सो इज देयर एनी पॉइंट दैट इशू क्रेडिट नोट टू यू, नो, बिकॉज क्रेडिट नोट अगर इशू कर दूं तो इट हैज इम्पैक्ट ऑन जीएसटी लायबिलिटी, और आपको अभी अभी मैंने करवाया है,
कमर्शियल क्रेडिट नोट कैन बी इशूड इन सच केस, याद है ना? तो वही वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है, इफ डिस्काउंट इज नॉट अलाउड टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू, अ कमर्शियल क्रेडिट नोट कैन बी इशूड, इट हैज नो जीएसटी इम्पैक्ट। क्यों जी? वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन जो जीएसटी का पैसा है वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मेरी वही है, आईटीसी भी तेरे को वही मिलेगी। क्लियर है जी? तो ठीक है सर, डिस्काउंट की भी बातें हो गई है। इसके बाद ना कुछ सर्कुलर्स के थ्रू बता रखा था, बाय वन गेट वन या कुछ ऐसे करके। तो एक वर्ड आपको हो सकता है पेपर में आ जाए, ऐसे ना नोट्स में भी आ सकता है, आखिरी क्वेश्चन में ना 2 नंबर का 1 नंबर का, ऐसे आपको सारे पॉइंट पता होने चाहिए, समझ रहे हो? जैसे लिखा होता है स्टैगर्ड डिस्काउंट, तो ये होता है बाय मोर से मोर। ऐसा आप देखते हो कि अगर आप बिग बाजार या कहीं जाते हो, आप परचेज करते हो, तो कहते हैं कि अगर ये खरीदोगे, अरे ऐसे होता ही तो है, जैसे जोमेटो पे ही करे कि ऐड इतना गेट डिस्काउंट ऑफ 100, अरे वही तो होता है जैसे आपने बोला था, उसी टाइम ही हो रहा है टेक्निकली। हाँ करेक्ट, आज के टाइम पे स्टैगर्ड अगर मैं बोलूं, जोमेटो पे यही होता है ना, उसी टाइम लिखा हुआ आ जाता है, अगर इतने का ऐड करोगे तो फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा, डिलीवरी चार्जेस हट जाएंगे या कुछ ऐसा। तो बेसिकली बाय मोर सेव मोर, ये तो उसी टाइम ही हो रहा होता है, या ये बाद में हो रहा होता है? नहीं, ये तो उसी टाइम हो रहा है, क्योंकि अभी तक सप्लाई कंक्लूडिंग नहीं हुई है। तो सच डिस्काउंट आर शोन इन इनवॉइस इटसेल्फ, सच डिस्काउंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू। कहने का मतलब है भाई स्टैगर्ड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। मान लो अगर 100 रुपए के गुड्स है, 10 रुपए का स्टैगर्ड डिस्काउंट है, तो 90 रुपए पे जीएसटी लग जाएगा। तो स्टैगर्ड का नाम आपको ध्यान होना चाहिए, ऐसे वरना पेपर में लग रहा होता पता नहीं कहां से वर्ड आ गया। सेकेंडरी डिस्काउंट, ये मैंने आपको बता दिया, वो जो डिफेक्टिव वाली बात करी थी ना मैंने। सेकेंडरी होता है कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई मैंने आपसे कोई बात नहीं करी, लेकिन हाँ मेरे को बाद में डिस्काउंट देना पड़ता है। इट इज नॉट वॉल्यूम डिस्काउंट, दीज डिस्काउंट्स आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ। तो जब मैं आपको सामान बेच रहा हूं, हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आई गिव यू एनी डिस्काउंट इन फ्यूचर। Such discount will not be excluded from the value of the supply because the conditions mentioned in the 15(3)(b are not satisfied। 15(3)(b कौन सा है? 2 कंडीशन की एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरी खत्म हो गया बेटे बस। 15 subsection 4, if value of supply cannot be determined under 15 subsection 1, the same will be determined as per valuation rules under chapter 4। last point बच्चे, value of supply will be determined by central government on the recommendation of GST। बताइए साहब, क्लियर है आप तक?